बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ और जाहिर है डिस्कशन वही है। आज कराची के मेयर बन गए हैं वसीम अख्तर साहब और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी इस बात का इंदिया दिया कि जैसे वो भी फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी के साथ हैं। पाक से ज़मीन पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई, इनके क्या मौक़िफ़ है? पीटीआई ने जलसे का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के मेंबर अली जैदी ने खत लिख दिया है आर्मी चीफ को। पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब ने वसीम अख्तर साहब के हवाले से खास तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। पीटीआई के फैसल वाउडा साहब ने वसीम अख्तर साहब पर बहुत खास तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो इस हवाले से पीटीआई से बात करेंगे। पाक शर ज़मीन पार्टी को अभी भी लगता है कि मैच फिक्स है, क्यों लगता है? इस हवाले से पाक शर ज़मीन पार्टी की बात करेंगे। और एमक्यूएम ने करना क्या है, एमक्यूएम का इरादा क्या है, एमक्यूएम का असल मामला क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। एमक्यूएम से स्टार्ट करते हैं तज्ज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर सवाल बड़ा सादा है, स्ट्रेट है मेरा। आपके तज्ज़िये में अल्ताफ हुसैन और फारूक सत्तार का मैच फिक्स है या नहीं है? पहले रोज़ तो फिक्स लग रहा था और हमने तो इसरार से कहा था कि नहीं ये एक ही हैं, लेकिन उसके बाद की जो तकारीर हुई कनाडा में और अमेरिका में और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, तो फिर उन पर बड़ा प्रेशर पड़ा है और उन्हें डिस्टेंस करा है, फासला करना पड़ा है। और इस वक्त दोनों के दरमियान फासला मौजूद है। ये फासला आईवाश नहीं लगता है, वो लगता है कि ये फासला हकीकी तौर पर मौजूद है, लेकिन ये फासला गहरा नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में और ज़्यादा गहरा हो जाए। अच्छा, यानी आपको इस फासले के वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म नहीं बल्कि गहरे होने का इम्कान नज़र आता है। तो इस फासले के गहराई के नतीजे में क्या होगा कराची की सियासत का मुस्तकबिल आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में एक वैक्यूम जो पैदा होने का खदशा था, ख़तरा था या इम्कान था कि अगर अल्ताफ़ हुसैन माइनस अल्ताफ़ हुसैन कराची की पॉलिटिक्स होती है तो उसके शहर की सियासी, समाजी और ओवरऑल ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो इसके बारे में बहुत गौर व खौज़ किया गया होगा एमक्यूएम की सतह पर भी और मुख्तलिफ और पार्टियों की सतह पर भी और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी और मुख्तलिफ इदारों की सतह पर भी और मुख्तलिफ इदारों में के दरमियान और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान किसी न किसी हद तक कोई बात डायलाग होता रहा होगा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन तवातुर के साथ जो चीज़ें करते रहे हैं और एक के बाद दूसरी तकरीर में वही बात दोहराते रहे हैं, तो इसके नतीजे में ये समझा जाने लगा है। मेरे ख्याल में जो यह कराची का वोट बैंक है वो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बहुत जज्बाती है और उनके साथ बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत तो मुझे ये बताएं, अपनी बुनियाद समझ। अच्छा, तो मुझे पहले दो बातें। पहला असल सवाल, दूसरा ज़िमनी। पहला सवाल ये है, आपको लगता है कि वन फाइन मॉर्निंग जब मैं और आप उठेंगे और टीवी खोलेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही होगी कि लंदन से आ गया अल्ताफ़ भाई का बयान और उन्होंने कह दिया कि ये सब जो है ना, ये इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट या तो बिक गए या कुछ भी, और मैं चला रहा हूँ, मैं तहरीक मैं चला रहा हूँ और ये सब तो बागी हैं, गद्दार हैं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत लोग हैं इसके अंदर और इतने लोगों को माइनस नहीं कर सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन पहले बहुत डिस्क्रेडिट कर चुके हैं पार्टी के लोगों को। आपको याद है जो कुछ 9-0 पर हुआ था, जिस रात ये सारे लोग निकल कर चले गए थे, अपना अनीस कैम खानी और मुस्तफ़ा कमार और बाकी लोग, रज़ा हारून, ये चले गए थे और बहुत नाराज़ होकर गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने राब्ता कमेटी के बारे में कहा था कि ये चाइना कटिंग करते हैं, ये बहुत सी चीज़ें करती हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये सारा कुछ उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, फिर पार्टी के बारे में कहा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में मैटर करती हैं और ये चीज़ें डिस्टेंस करती रही हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना कि अभी ये लकीर गहरी नहीं है, लेकिन ये गहरी लकीर हो सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई और ऐसी तंजीमी क़ुव्वत मौजूद हो जो कहे कि ठीक है हम अल्ताफ़ हुसैन के साथ खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में जो इस वक्त माल है वो सेलेबल नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की या तारीख़ की सबसे बड़ी गलती है, या वो उनका ये कहना कि पाकिस्तान को के खिलाफ नारा लगाना और ये कि उसको जो है नासूर कहना और उसको जो है ये मेरे साथ रहेगा ये पाक से ज़मीन पार्टी के ठीक है यार, मैं प्लीज साथ देकर रजा ये डॉक्टर सगीर साहब पाक से ज़मीन पार्टी के हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब ये बताएं, चूंकि ये तो सवाल पूछना कोई मान ही नहीं रखता कि आपके ख्याल में मैच फिक्स है नहीं, चूंकि आप बता चुके हैं कि है,
इसलिए मैं आगे की बात पूछूं। ये बताइए, अगर फारूक सत्तार एंड कंपनी यानी कि MQM पाकिस्तान आने वाले दिनों में MQM के आइन में तरमीम कर लेती है, जिसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन साहब बेख्तियार हो जाते हैं, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैच फिक्स नहीं है? वसीम भाई, जिससे आपने कहा मैच फिक्स है, आपने खुद ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक इंट्रो दे दिया है। तरमीम कर लें, फिर सवाल पूछा है मैंने, सवाल पूछा है, या तो मुस्तफा कमाल साहब के अल्फाज को कोट किया है। कह रहा हूँ वसीम भाई, मैंने यही कहा कि मैच चूंकि फिक्स है, अगर कोई अमेंडमेंट कर भी लेंगे तो अमेंडमेंट वापस करना भी घर का ही काम है ना, कर लेंगे वो भी। उसमें कौन से हाथी घोड़े लगने हैं फारूक सत्तार एंड कंपनी को। इन्होंने तो जिस चीज़ पे जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ही डिसोन कर दिया, और जो नशिस्तें अल्ताफ हुसैन के नाम पे हासिल की थी उसको चिमटे हुए बैठे, छोड़ने को तैयार नहीं है। जो मेयर के जो हल्फ अल्ताफ हुसैन साहब ने इनसे लिया उसको भूल गए, और उसके बाद फिर फारूक सत्तार साहब ने जो हल्फ लिया उसमें अल्ताफ हुसैन से ताहयात वफादारी की बुलंदो बांग दावे हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर कर लेंगे, जमा करा देंगे इलेक्शन कमीशन में जाके। वसीम भाई, जब तो डॉक्टर सगीर साहब मुझे बताएं, इनका क्या है? MQM पाकिस्तान ऐसा क्या करे तो आप कहेंगे हाँ यार अब यकीन आ गया है मैच फिक्स नहीं है? सबसे पहले तो उसूली सियासत करें। सबसे पहले आर्टिकल 17 क्लॉज 2 आईने पाकिस्तान, स्पेसिफिक बताया ना सर, स्पेसिफिक, क्योंकि यही कहता है आपके ख्याल में वो बेउसूली की सियासत कर रहे हैं, उनके ख्याल में स्पेसिफिक बताएंगे ये करे तो हमें कहेगा कि हाँ मैच फिक्स नहीं। स्पेसिफिकली ही कह रहा हूं, उसूली सियासत कर लें। आर्टिकल 17 क्लॉज 2 से MQM को बचाने की ये सारी मूव है कि अल्ताफ हुसैन को डिटैच करो, MQM को अलग करो, MQM को बचा लो, फिर अल्ताफ हुसैन को इन करा लो, ये है। और अगर है तो फिर अवाम से जाएं, अवाम से मैंडेट लेकर आ जाएं। ये सारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और इंक्लूडिंग फारूक सत्तार एंड कंपनी जो MP और MNA हैं, छोड़ दें सियासत ये नशिस्तों को, नया मैंडेट लेकर आ जाएं। तब कोई बात शायद समझ में आ जाए कि भाई हाँ भाई ये कोई इनकी सिंसियरिटी लॉयलिटी है। सिंसियरिटी लॉयलिटी शुड नॉट कम आफ्टर कमिंग फ्रॉम कस्टडी ऑफ रेंजर्स, नो नॉट एट ऑल। ये तो ड्राई क्लीनिंग का काम है। अभी इसी में गा रहे हैं फारूक सत्तार साहब, 1992 में भी यही गाते रहे। वो जब एक पैरेलल MQM उन्होंने खड़ी की अजीमा तारिक का जो वाकया पेश आया सिम तारिक का, तो हल्फ इनके लिए कोई मानी नहीं रखता, आवाम से किए हुए वादे इनके लिए मानी नहीं रखते। और ये एक लफ्ज मैंने सुना चंद दिन पहले फारूक सत्तार साहब असेंबली में कहा जाता है, आज आपसे सुना है मैंने ड्राई क्लीनिंग प्लांट का, यह आपने किन मानों में इस्तेमाल किया, जरा समझाइए। हमने तो ये फारूक सत्तार साहब से इतनी दफा सुना है कि ड्राई क्लीनिंग की मशीन लगी हुई है, लोग ड्राई क्लीन होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं PSP में। हमने तो उनसे ही हम तो समझते थे ड्राई क्लीनिंग वही है, कपड़े धुलते हैं जहाँ, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने एक नई इस्तेलाह इंट्रोड्यूस कराई है। और अल्लाह ताला बादशाह है कि फारूक सत्तार साहब को भी उसी प्रोसेस से गुजार दिया। हम में से तो कोई ड्राई क्लीनिंग से होकर नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक सत्तार साहब ये करके आए, ये माशाल्लाह से 6-7-8 घंटे जिसमें MQM के कारकुनों की वैसे आपको याद है ना डॉक्टर सगीर साहब, एक साहब थे अशफाक मंगी उनका नाम था, उनके हवाले से टेलीविजन पे टिकर चले कि वो पता नहीं बलूचिस्तान में भी सीखें और इंडिया में भी सीखें और ये भी सीखें। फिर खबरें आई जराए से कि कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। फिर एक दिन खबर आई कि वो PSP में शामिल हो गए, उसके बाद उनके हवाले से कोई खबर ही नहीं आई। मैंने ये टिकर नहीं देखे और आपकी बात से इनकार भी नहीं करता, चल गए होंगे, लेकिन बात ये है कि यही सवाल तो मैंने देखे, यकीन माने आप मेरी बात यकीन करें, टिकर्स देखे जराए अशफाक मंगी ने भारत से ट्रेनिंग पता नहीं क्या किया, फिर नहीं देखे, उसके बाद भी देखे। आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा कि आपने टिकर देखे, मैंने नहीं देखे, आप भी ना करें, मेरी बात से मान लें। लेकिन पॉइंट ये है कि जिन इदारों को अगर वो मतलूब थे तो उन इदारों से ये सवाल पूछ रहे ना कि भाई फारूक अपना अशफाक मंगी उनको मतलूब थे या हैं या नहीं, या किसी FIR में नॉमिनेटेड थे या नहीं, तो ये वो सवाल का जवाब तो वो देंगे ना, ये मैं थोड़ी दूंगा इसका जवाब। अच्छा, और सगीर भाई इस सवाल का जवाब दे दें कि फारूक सत्तार साहब की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मकामी होटल में स्काइप के जरिए अल्ताफ साहब से बातचीत, या आपने खबर की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर कहा है या तज्जिया है आपका? मालूमात की बुनियाद पे कहा है, और इसको मजीद आगे बढ़ाता हूं। आज भी राब्ते में ये ढोंग हो रहा है सिर्फ बैन से बचने के लिए, पूरे पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं, उनके ही लोग हमसे रोजाना बातें करते हैं, इसमें भी तो कोई दो बात नहीं है, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं।
उनके ही लोग हमें बताते हैं, उनके ही लोग ये सारी बातें करते हैं। जिस तरह आपने चूंकि मेरी बात का यकीन माना है, इसी तरह मेरे पास भी कोई हक नहीं है कि मैं आपकी बात का यकीन ना मानूं, इसलिए मैं यकीन करता हूं कि आप सच कह रहे हैं। और जाहिर है मैं आपसे नाम तो पूछ नहीं सकता उस बंदे का, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दीजिए कि एक छोटे से आदमी की बात मान रहे हैं। उस मकामी होटल में उस जगह पर जो शख्स मौजूद था, उसी में से किसी एक ने आपसे कहा है कि मैं खुद इसका हिस्सा था, मेरे सामने फारूक भाई अल्ताफ भाई से स्काइप पे बात कर रहे थे? अब वो पूरा अहवाल तो मैं नहीं सुना सकता कि कहाँ क्या गुजरी है फारूक सत्तार साहब पे, और कैसे वो पीआईबी से निकले हैं, बैग लेकर अवारी होटल गए हैं और उसके बाद अवारी में भी कुछ रातें गुजारते रहे, पता नहीं किस खौफ से। तो अब वो सोर्स तो वसीम भाई एक एथिक्स होती है, ना आप अपनी सोर्स बताएंगे ना मैं अपनी सोर्स कभी डिस्क्लोज करूंगा, उस आदमी को क्यों परेशानी में डालूं। अच्छा ठीक है नज़ीर, वैसे ये है कि आप जरा रीचेक भी कर लिया करें। देखें चूंकि 2 मरतबा ये कहा गया, एक मरतबा आपके एक और लीडर की तरफ से कि फारूक सत्तार साहब क्यों अपने घर पे नहीं सो रहे हैं। उस दिन मुझे उनका इंटरव्यू करना था, तो मैं समझा मकामी होटल में बुलाएंगे, उन्होंने अपने घर पे बुलाया, तो मैंने कहा घर पे रह रहे हैं, उन्होंने कहा घर पे रह रहा हूँ। फिर कल रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाई मैं आवारी में नहीं सो रहा हूँ, अपने घर पे सो रहा हूँ। हालांकि आपको खबर देने वाले ने खबर दी थी कि वो घर पे नहीं सो रहे, हालांकि घर पे सो रहे हैं। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई मेरा ख्याल है, जरा मिलाएं डॉक्टर सगीर साहब को, दोबारा मिला लीजिए जल्दी से। नज़ीर लगारी साहब, इस सारे मामले में पाक सरजमीन पार्टी आपको पोटेंशियली लूजर नजर आती है पॉलिटिकली, या फिर विनर नजर आती है? मेरे ख्याल में बैन सूरत हाल है। जो स्टैंड उन्होंने लिया था, बुनियादी तौर पर उस स्टैंड से शुरू में हमें इख्तलाफ था। हम पहले दिन ये कह रहे थे कि अगर ये सारे इल्ज़ामात जो आज ये लगा रहे हैं, पहले उस टीम का हिस्सा रहे हैं और बरस तक रहे हैं, तो अगर मार्च अप्रैल से जब से इन्होंने ऐलान किया उससे पहले हिस्सा रहे हैं, तो उसमें शामिल रहे हैं और उनकी तमाम कार्रवाइयों में भी शामिल रहे। हम समझते थे कि इनको थाने में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए, कन्फेशन करना चाहिए और सब गिरफ्तारियां करानी चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब ये सब कुछ होता रहा है, हम इसको देखते रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो बाकी कार्रवाई होती। इन्होंने एक एतराफ़ात ऐसे किए, चीज़ें ऐसी बताई जो एक्सक्लूसिव थी और जो क्राइम से मुतालिक थी, मतलब एक गैर मुल्की एजेंसी का एजेंट बताना या मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस बताना, तो ये सब कुछ आपके सामने होता रहा है, इतने बरसों से होता रहा है। सर तो सवाल ये कि इस नई सूरत हाल में जहां फारूक सत्तार साहब सामने आ गए, एमक्यूएम पाकिस्तान सामने आ गई है, एमक्यूएम पाकिस्तान अगर मजबूत हो तो इसका सीधा नुकसान होता है मुस्तफ़ा कमाल साहब को सियासी तौर पे? नहीं, ये सवाल अब चूंकि वो शक मौजूद है, जब तक ये शक मौजूद है तो उनकी पोजीशन दूसरी रहेगी कि ये जैसे वो कह रहे हैं कि आज भी वो अल्ताफ हुसैन के साथ राब्ते में हैं, आज भी उनका सब कुछ होता है, तो इस वजह से शायद वो अपने आप को मजबूत समझें। लेकिन जब ये फासला बढ़ेगा, खरीज बढ़ेगी और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे लगेगा फिर ये एक और वैसी ही फोर्स हो जाएगी जैसे पीएसपी है, फिर कोई नई चीज़ आएगी जो अल्ताफ हुसैन का नाम लेकर आएगी, फिर उसके बाद फिर और चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस है। तो लगारी साहब मुझे और सवाल करने दीजिए जो कि अजम्पशंस की बुनियाद पर है, लेकिन आपके सवाल की बुनियाद पर ही मैंने मफरूजा बनाया, इसका जवाब दीजिए। फर्ज कीजिए अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिस तरह का आपने कहा, जहां एक नाम एक जमात होती है जिसका जो भी नाम हो, अल्ताफ हुसैन एंड कंपनी की, एक जमात होती है एमक्यूएम पाकिस्तान या कोई भी फारूक सत्तार एंड कंपनी, एक जमात होती है पीएसपी मुस्तफा कमाल एंड कंपनी। अगर ये 3 पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं कराची में, तो इस वक्त कराची का जो मेजर वोट बैंक है वो कौन सी पॉलिटिकल एंटिटी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है इन 3 में से? मेरे ख्याल में बराबर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अल्ताफ हुसैन के साथ जो है एक बड़ी जगह घेरी है, बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उनको कैटर किया गया, बहुत से लोगों के साथ एक ख़ास किस्म का इनसिक्योरिटी जो माइंडसेट था कि भाई हमें तो एक अल्ताफ भाई का ही सहारा है, वही हमारी आवाज़ लगाते हैं। ये एक बात यहाँ परसेप्शन बना कराची में, और उसके पूरे उससे हट जाने से एक खला पैदा होगा। जो भी कुव्वत इस खला को पुर करेगी, जो लोगों को यकीन दिलाएगी कि हम तुम्हारे लिए हैं और हम जो है सच्चे दिल से आपके साथ काम कर रहे हैं और कराची के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम कराची के लोगों को उनके राइट्स दिलवाएंगे, तो लोग उनकी बातों पर भरोसा करेंगे और उनके साथ जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो कौन होगा उसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर सगीर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल,
अभी एक ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है 8 सितंबर को, फिर इरम अजीम फारूकी साहबा ने इस्तीफा दिया है, वहां एक ज़िमनी आएगा। इस नई सूरत हाल में तो बड़ा अच्छा मौका नहीं है पाक सरजमीन पार्टी के पास कि आए, अपना मैदान उतारे, और जो आप दावा करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, सब मैच फिक्स है और हम ही असल में अल्ताफ हुसैन के मुल्क दुश्मनी के हवाले से एक सही मौक़िफ़ लिए हुए, आप आवाम का मैंडेट लेकर इसको अमली तौर पर साबित कर दें। हमने पहले भी ये बात वाज़ेह की कि हम 2018 के इलेक्शन में जाएंगे, बाई इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे, एक बात। दूसरी बात के इरम अजीम फारूकी रिजर्व सीट पे थी, तो डेफिनेटली जो लिस्ट में होगा वो कोई खातून आ जाएंगी, लिस्ट होगी। और इशू ये नहीं है वसीम भाई, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एक तरफ है, उसका क्लॉज 15 है वो मौजूद है, यहाँ पे आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 17 मौजूद है। ये इशू ये है इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान में अगर ऐसी आवाज़ों को, ऐसी पार्टियों को अगर शटअप कॉल नहीं दी गई तो इस मुल्क में हमेशा ऐसी बातें आती रहेंगी। अभी एक बार फिर जो आई वॉच फारूक सत्तार साहब ने किया, फिर एक मौका आएगा, फिर इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब यही सब बातें करेंगे, फारूक सत्तार साहब इसी तरह की आई वॉच करेंगे, 1992 में कर चुके हो। तो पॉइंट ये है, सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त इक़दाम करने की जरूरत है। बरतानिया के लिए आज जिस तरह रेफरेंस शायद फर्स्ट टाइम गया है, तो इस तरह के एक्शन की जरूरत है ना। क्या वो कभी तो एक तरफ हुकूमत ये जो रेफरेंस भेजा है हुकूमत पाकिस्तान के, इस इक़दाम को सराहते हैं आप? देखें जी, बात यह है कि अभी खबर आई है और उसके बाद वो इक़दामात करके सिर्फ रेफरेंस भेज के नहीं, उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वहाँ बात की जाती थी, अब उसमें अमेंडमेंट हो गई है। अब उसके बाद वहाँ से कोई शहरी, बरतानवी शहरी भी बैठ के किसी भी मुल्क में किसी मुल्क को अपनी इंस्टिगेशन का या इंसल्टेशन का वहाँ से निशाना नहीं बना सकता, दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना सकता है। इसकी ज़रूरत है। एक्शन विल स्पीक लाउडर, कि पाकिस्तानी हुकूमत जाए, पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पे अपना केस लड़े, अपने वकील करे, जो भी उनको करना है या फॉरेन अफेयर से बात करनी है वो नजर आना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में करने की जरूरत है। पॉलिटिकल एक्ट मौजूद है, इसी तरह से आईने पाकिस्तान मौजूद है, इसी तरह से हाई ट्रीजन मौजूद है। नहीं करेंगे बिल्कुल तो मालूम, ठीक है, ठीक पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सगीर साहब। एक मिनट लेते हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में पूछेंगे अली रज़ा आब्दी साहब से, और अली जैदी साहब ने तो खत ही लिख दिया आर्मी चीफ को, वो भी उनसे पूछेंगे उन्होंने किस कैपेसिटी में लिख दिया क्या है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी साहब, MQM के अली रज़ा आब्दी साहब, और आब्दी साहब हमारे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो आरजी मरकज़ है कांचीओल, वहाँ से बराह रास्त। आब्दी साहब पहले तो इस मासूमाना सवाल का जवाब दें, जिस तरह ये मरकज़ जहाँ से आप इस वक्त बराह रास्त हैं वो आरजी है, इसी तरह आपके कायद की एब्सेंस भी आरजी है और जैसे ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे? बहुत शुक्रिया वसीम। देखें, हमने बड़े वाज़ेह तौर पे 22 के बाद 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, स्टेटमेंट भी आया, और तकरीबन सारे टॉक शोज़ में बड़े कैटेगोरिकली हमने कहा है कि जी हमने क़तई ताल्लुक़ कर दिया है, ना वहाँ से कोई हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ना हम कोई इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, हम अपने सारे डिसीजन। आपने कहा ना ज़हनी तनाव के बायस, इसलिए मैंने पूछा कि तनाव दूर हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे दोबारा। नहीं, देखिए हमारा यहाँ पे राब्ते कमेटी मौजूद है और सब के सब जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है सलाह मशवरा के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की क़यादत में, और ख्वाजा इज़हार भाई भी होते हैं साथ में, और यहीं से सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, यहीं से सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं और उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मसला ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे, हाँ ठीक है, मैं ये वज़ीर आला सिंध कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी 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 कर लें। वो मैं बस ये कह रहा था कि जो सियासी गिद्ध यहाँ पे मौजूद हैं जिनको मुत्तहिदा ने प्लेट में रख के दे दिया, उसके बावजूद भी वो नहीं खा सके, तो वो बेचारे अभी ज़रा डिफरेंट चीज़ों पे बार बार कन्फ्यूजन्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में, और अपनी जो हमारी डिसीजन है उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। और वहाँ से भी यही स्टेटमेंट आ गया था कि जी जो कुछ भी है यहाँ पर फारूक सत्तार भाई जो हैं वो उसको हैंडल करेंगे। सही, लेकिन आप इसका भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है कि कल को तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, तनाव ज़हनी बिल्कुल दूर हो जाए, तो वो वापस आ जाएंगे साहब का पोजीशन पर या नहीं?
देखें, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो डिसीजन है उसके हिसाब से अभी हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आगे खुदा न खासा मेरा मतलब है कि अगर आगे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हो सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि वसीम एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें ख़ास तौर पे सबसे बुरा लगा, और पाकिस्तान के बानियान उनकी औलादों को, और हम पाकिस्तान के साथ हमेशा से एसोसिएटेड रहे और हमेशा से पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, और अमली तौर पे हमने पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो हमारे मंशूर में भी था उस पर भी हमने अमल किया। तो हम यही समझते हैं जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जी हम सब के सब एक साथ इसमें रहेंगे। वैसे आबदी साहब, अब मैं सवाल आगे बढ़ाना था लेकिन एक ज़िमनी सवाल कर ही लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि लोगों को ज़रा यकीन करने में हैरत इसलिए हो रही है और शुकूक व शुबात इसलिए हो रहे हैं कि वैसे देखिए ना, मैं आपकी अगर बात करूँ, वो वीडियो हम सब ने देखी जिसमें बैठे हैं अल्ताफ़ साहब, फिर बता रहे हैं कि देखो वो ठोकते इस तरह है, वो मत्था इस तरह करते हैं, दिमाग में कील इस तरह डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको शर्ट में बुरा नहीं लग रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे। ये अचानक सबको इतना बुरा लग गया, इतना माइंड किया सबने, और सब में इतनी हिम्मत भी आ गई कि सब ने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, और सब में इतनी हिम्मत भी आ गई कि सब ने कहा अब हम आपसे बिल्कुल आपका कोई फैसला, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। ये जो अचानक सबका ज़मीर जाग गया प्लस हिम्मत आ गई, इस पर ज़रा लोगों को हैरत है। वसीम, कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और वहाँ पे उसके बाद कोई माफ़ी नहीं होती है। तो फ़ारूक सत्तार साहब ने जो प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि यही रीज़न है जिसकी वजह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस लाइन ड्रॉ के करने के बाद हम इससे अब आगे चल रहे हैं और अपने आप को इसी तरह जो हमारा लोकल यहाँ पे सेटअप है पाकिस्तान में उसके तहत मुशावरत से आगे चल रहे हैं। अच्छा, और ये बता दें अभी जो खत लिखा है फारूक सत्तार साहब ने कि सिक्योरिटी दी जाए हमें, आपको किससे खतरा है? देखिए, सिक्योरिटी अब ज़ाहिर है कराची में बेशुमार इस तरह की कलादम तंजीमें भी मौजूद हैं और ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि MQM को डिस्टर्ब भी करना चाह रहे हैं और चाहते हैं, तो उसके हवाले से एक हमारी खदशात हैं। तो इस वजह से हमने फ़ारूक सत्तार भाई के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी मांगी है और उनके साथ के ताकि उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए। तो उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जाए तो ठीक है? रेंजर्स मेरे ख्याल में देती नहीं है, लेकिन अगर देती है तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर दे दे रेंजर्स अगर दे सकती है सिक्योरिटी तो। मतलब अभी इस प्रोग्राम के बाद रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ आ जाओ कि हम सिक्योरिटी देने के लिए आए, तो आप वेलकम कहेंगे, चाय वाय पिलाएंगे उन्हें? हम तो जब वो पुराने उस ज़माने में जब ये खुर्शीद के चारों तरफ भी आते थे और वहाँ पे भी आते थे तो वहाँ भी हम वेलकम ही कहते थे इनको। कभी आज तक रेजिस्ट करते हुए देखा आपने? 6000 अरेस्ट हुए, आज तक कभी कोई रेजिस्ट हुआ? 3 साल से प्रोटेस्ट हुए, कभी कोई वायलेंस हुई? 6 दिन का ये जो हमारे हंगर स्ट्राइक चल रही थी इसमें कोई वायलेंस हुई? सिवाय ये इंसिडेंट जो बाद में होके, जो कि जिसकी MQM बेनिफिशरी भी नहीं थी, जिसका नुकसान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उठा रही है, और मैं वाज़ेह कह रहा हूँ। सही है। तो इसका मतलब आपने फारूक सत्तार साहब ने कराची में काम करने वाली कलदम तंजीमों के खतरे के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध को खत लिखा है? जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ जो कि सारी तवज्जो जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर ही आई हुई है, और नेशनल एक्शन प्लान के बारे में मेरे ख्याल में आज तक तो कोई पिछले 10 दिन से कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, तो वो जो एक स्पेस मिली है उससे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काफ़ी हद तक मुतहरिक होना शुरू हुई हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान लेवल पे भी और कराची में भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। कलदम, ठीक है। अच्छा, और ये मैं आगे बढ़ता हूँ, अली जैदी साहब, सर आपने लिखा है आर्मी चीफ साहब को ख़त, मैंने पढ़ा है और आप इस पे अगेन जो बातें आप कर चुके हैं मैं चाहता हूँ ज़रा आगे की बात की जाए। तो आपने अच्छा पहले तो बताएं, आपको पता चला कि आर्मी चीफ साहब ने देख लिया वो लेटर और वो उन्होंने जवाब, उन्होंने इस बारे में कोई बात, यानी तो स्टेटस क्या आपका ख़त पहुँच गया उन तक, उनके मुबारक हाथों में पहुँचा नहीं पहुँचा, कोई पता है अली साहब, इत्तला है कोई? वसीम, मैंने ओपन लेटर लिखा है, मेरे ख्याल में कल से मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, और मेरे पास जो तरीके थे वहां तक पहुंचाने के मैंने वहां भेज दिया। बाकी अब वो पढ़े जवाब दें, वो उनकी मर्जी है। ही डजंट हैव टू रिप्लाई टू मी। मैंने तो कॉमन पाकिस्तानी लिखा है, अपने रिजर्वेशंस जो थे मैंने लिख दिए लेटर में। अब वो तो ना जवाब दें, मुझे क्यों जवाब दें कि मैं तो आम पाकिस्तानी शहरी हूँ। अच्छा, ये इसमें एक बात बड़ी एक सवाल है मासूमाना अली जैदी साहब, वो ये कि आपने इसमें लिखा है कि ये कोई राज नहीं है
क्या MQM को ज़ियाउल हक साहब ने बनाया और परवेज मुशर्रफ साहब ने फैसिलिटेट किया, इसलिए अब इस गंद को साफ करना भी आपकी जिम्मेदारी है सैडली। तो लेकिन आपने इस पूरे खत में कहीं परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया, जिन्होंने आप ही के ख्याल में इसी MQM को फैसिलिटेट किया। क्यों? मैंने तो किसी के खिलाफ भी मुतालबा नहीं किया, मैंने तो उनको इन्फॉर्म, मुझे बताया मैंने मुतालबा किसके, मैंने कहा जरा मुझे सवालों के सर आपने लिखा है वो तो टाइम हैज कम टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट MQM, तो आप मुतालबा कर रहे हैं ना कि MQM के खिलाफ कुछ करें, लेकिन मुशर्रफ साहब के खिलाफ कुछ भी करने को नहीं कहा। जब MQM के खिलाफ कार्रवाई होगी, to take serious action against Pervez Musharraf साहब, who in your view has facilitated मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट according to this letter? 100% I 100% agree with you. Every facilitator, जो भी फैसिलिटेट ये भी लिख देते ना, अब एग्री कर रहे हैं, मैंने अब वो 11th आवर थोड़ी देखते होंगे, उनके पास और जरूरी काम है जिंदगी में, खत में लिखते ना। वसीम, मैंने उनका नाम लिखा है खत में, मैंने खत में नाम लिखा है। और आप मुझे एक बात ये बताइए कि उस वक्त के शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्टर माफी मांगते हैं ना, आपने सीरियस एक्शन हर एक के खिलाफ होना चाहिए जो फैसिलिटेट करता रहा है। आप मुझे बताइए उस अभी कह रहे हैं ना 11th आवर में बैठ के, खत में क्यों नहीं लिखा? जगह अरे भाई लाइव टीवी पे कह रहा हूं ना, आज नहीं तो कल वो देख लेंगे, नहीं तो पैगाम पहुंच जाएगा। तो मतलब आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वसीम बदामी रात 11 बजे 11वां न्यूज लगाया, वसीम बदामी का शो देखें ताकि उनको पता चल जाए अली जैदी साहब क्या फरमाए। आपने इस खत में यहां तक लिखा है कि मेरी अम्मी मुझे साइकिल पे बिठा के रोटी लेने भेजती थी, मैं बराबर करीब के घर में तंदूर की रोटी लेने जाता था। इतना तंदूर की रोटी लेने जाते थे, वो लिख दिया आपने। मैंने लिखा है कि मुझे माय मदर वुड सेंड मी ऑन माय बाइसाइकिल टू बाय ब्रेड फ्रॉम द नियर बाय तंदूर, ये आपका लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन मुशर्रफ साहब की बात नहीं की मैंने लिखा, तो ये पर्सनल लेटर है, मैंने लिखा ओपन लेटर लिखा है, क्यों नहीं लिखा? तो आप नहीं जाते थे क्या? एक सेकंड, आप अपने बच्चों को आज भेजेंगे वसीम बदामी? ओ भाई मैं तो अभी काट के भेज देती हूँ, मकसद रोटी नहीं है, मकसद मुशर्रफ साहब। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज कोई भेजता डर के हमारे हाल तबाह है, आप आज भेजेंगे? कोई भेजता है? कराची में हाल ठीक था, आप मुझे कह रहे हैं कि MQM के जमाने में MQM ने कुछ नहीं किया, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पे माफी मांगता है शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्टर। ये कौन कह रहा है कि MQM ने कुछ नहीं किया? कराची के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, तो सवाल ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये मैंने जमीन आसमान का फर्क है क्या? MQM से मैं कह रहा हूं, क्या MQM ने दहशतगर्दी नहीं की इस शहर में? क्या MQM को रॉ फंडिंग नहीं हुई? क्या DG रेंजर्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कल प्लान्ड है? कल प्लान सवाल ही नहीं, जाहिर है किया सब तो की है ना। MQM लाख इनकार करती है, लेकिन तो हकीकत है। मेरा सवाल तो कुछ और है, लेकिन हकीकत आप एक्सेप्ट अच्छा अभी खाली ये बता दें, बिफोर आई गो टू नज़ीर लगारी साहब, पहले बता दें, आपने अभी 4 लेटर और लिखने, अगले किसी लेटर में हो सकता है आप मौजूदा आर्मी चीफ से पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करें? मेरा अगला लेटर जो है वो चीफ जस्टिस के नाम है, वो इंशाल्लाह कल आ जाए। अच्छा, अगला चीफ जस्टिस, ठीक। मुशर्रफ साहब को चलो, यानी वो वहाँ, यानी जहाँ पर चलते हैं वहाँ बात नहीं की जाए तो बेहतर है। नज़ीर लगारी साहब, ये अली जैदी साहब के लेटर पे आप क्या फरमाएंगे? मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आपने प्रॉपर फोरम नहीं था, और ये आर्मी चीफ जो हैं वो एक इदारे के सरबराह हैं जो सिक्योरिटी का इदारा है, और उनकी और आइनी जिम्मेदारियां जो हैं वो इस हद तक हैं कि वो मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दें और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पूरी करें। बाकी जो आइनी मामलात हैं तो आपको और फोरम मौजूद हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखें, कहें कि जनाब आपके मुल्क के अंदर आप जिस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उसके अंदर और उस रियासत को जो है उसको तोड़ने की बात की गई है या उसको मुर्दाबाद कहा गया है, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रेफरेंस लंदन भेज दिया है, और अब बताएं, आपने ये सवाल किया था डॉक्टर सगीर साहब से, तो क्या ये काफ़ी है कि रेफरेंस लंदन भेज दिया? रेफरेंस तो आपको अगर दायर करना है तो यहाँ करना होगा। आपको अगर आपका ख्याल है कि आपके मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो वज़ीर आज़म को तो यहाँ अपने मुल्क के आइन के मुताबिक कार्रवाई करनी थी ना। उन्हें तो अपने मुल्क के, आपको पता है कि जब नैब का मामला हुआ था, तो जब हयात मोहम्मद खान शेरपाओ का कत्ल हुआ था, तो उसके बाद जब चीज़ों ने सर उठाया तो भुट्टो साहब रेफरेंस लेकर गए थे नैब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिमांड किया था भुट्टो साहब ने वो मान लिया था और नैब को जो है खिलाफ कानून करार दिया था। बल्कि जो वो मांग रहे थे कि जी गद्दारी कर रही है तो उसको गद्दार मान लिया गया था।
अच्छा, अब उसके बाद इनको अगर कार्रवाई करनी तो अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के लिए कौन सा मसला है कि वो रेफरेंस भिजवाएं और कहें कि जनाब ये बातें ठीक है, पॉइंट आ गया। फोरम से। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत के जो हालिया इकदाम हैं एमक्यूएम पर पाबंदी के हवाले से वो एक दिखावा है, कॉस्मेटिक मेजर। एक ब्रेक ले लूं, तीनों मेहमान साथ हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं। खुश आमदेद। आखिरी सेगमेंट। अली जैदी साहब, आपका खत में आपने लिखा है टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट एमक्यूएम दैट इंक्लूड्स अ बैन। आप आर्मी चीफ से एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं? मैं तो पूरे पाकिस्तान से आर्मी मुतालबा कर रहा हूं कि एमक्यूएम पे बैन लगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें आप कि क्या नेशनल एक्शन प्लान के अंदर सर एक सेकंड दिया गया कि नहीं? यार आपके रहनुमा इमरान खान साहब ने कल इस खादिम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो एमक्यूएम पर पाबंदी का मुतालबा नहीं करते। तो मैं पार्टी लाइन के क्या समझूं, आपकी आपकी लीडर की? अब आप प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे जवाब देने थे, बिकॉज आपने मुझे कई दफा इंटरप्ट किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं जवाब इसी का जवाब पहले दूंगा लेकिन दूसरी बात भी करूंगा। देखिए, मैं पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद तहरीक इंसाफ में हूं। मैंने एज अ पाकिस्तानी लेटर लिखा है और मैं दूसरे लोगों को भी लेटर लिखूंगा, इसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं है। और अगर मेरी पार्टी की किसी ने कहा अगर मुझे शोकॉज करेगी, मैं शोकॉज में जाके कन्विंस करूंगा अपने पार्टी के लीडरशिप को कि एमक्यूएम के ऊपर बैन लगना चाहिए। मैं करूंगा कन्विंस, अगर मुझे करती है मैं करूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है। ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है मेरी, तो मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मेंबर हूं। एमक्यूएम तो नहीं कि मेरी बोरी बन जाएगी। तो इस मामले में आपकी राय अपने लीडर से मुख्तलिफ है, ठीक है? अपनी अपनी राय होनी चाहिए। एक सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप पूरे मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, मुसलमानों को बैन कर दें अमेरिका में। क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी तो ये नहीं कह रही, वो तो उनका कैंडिडेट है। बात ये नहीं है, जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हो सकता है, मैं इख्तिलाफ राय। मुझे बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत क्या पाकिस्तान आर्मी को मैंडेट नहीं दिया गया दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर एक्शन लेने का? और जो जमात पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाती है, जिसका लीडर लगाता है, क्या वो दहशतगर्दी भी नहीं है जब उसको रॉ फंडिंग मिलती है? तो मैं किसको लिखूं फिर? मुझे आप बताइए, क्या नेशनल एक्शन आप पाकिस्तान रेंजर्स को इन्वॉल्व करते हैं इलेक्शन इवन कराने में? आप उनको इख्तियार देते हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स देते हैं, इलेक्शन के दिन वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान रेंजर्स आर्मी के अंडर नहीं आती? आप 200 पुलिस वाले कराची में नहीं मर गए? किसने कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया? पाकिस्तान रेंजर्स ने किया, पुलिस ने तो नहीं किया। हुकूमत किधर है? कौन सी हुकूमत ने किया है? आज हुकूमत ने खत लिखा है, पीएमएलएन ने लंदन को लिखा, अपने सुप्रीम कोर्ट को लिखते, अपने इलेक्शन कमीशन को लिखते, खुद एक्शन लेते। ये इंग्लैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद कर नहीं सकते कुछ। और मैं ये कहता हूं कि जो आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं, और जो आदमी पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाएगा मैं उसको मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगा। तो मैं कहता हूं अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, खुल के कहता हूं अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद। ये मेरे भाई बैठे हैं, अली आप भी ये कह दें कि अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद, इसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ये अगर अलग हो गए, इनका तो हमेशा से रहा है। पॉइंट आ गया। और आपने इंपॉर्टेंट बात की कि आपकी राय मुख्तलिफ है इमरान खान साहब से, आप समझते नहीं पाबंदी लगनी चाहिए। ये पॉइंट आ गया, कंक्लूड कर रहा हूं। वसीम आप ये तो आपकी मर्जी है कि आप नारा लगाएं, बता दें। ये डिसऑन करते हैं। ये जो नारा अभी अली जैदी साहब ने लगाया वो कैसा लगा? हाँ ठीक है, ये इस नारे बहुत शोर मचा रहे थे, सुनाई नहीं दिया। नारे को आप ऑन करते हैं या मजम्मत करते हैं? ऐसी आवाज नहीं आएगी। देखें जी, नारा तो हम लोग साफ साफ कह दिया भाई, मजम्मत करते हैं। अब ये अली जैदी साहब ने जो लेटर लिखा है, इसमें तो मुझे तो हैरत हुई कि अभी एक नारा लगाया उन्होंने, उस नारे पे आपका कमेंट किया। साहब ने भी कहा, जैसे लगारी साहब ने कहा था कि जी इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखना चाहिए था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखते, फिर उसके बाद ये उसमें आर्मी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जी आर्मी ने एमक्यूएम बनाई और आर्मी ने एमक्यूएम को परवान चढ़ाया और फिर अब आर्मी ही एमक्यूएम को बैन लगाए। तो ये एक तरह से मुल्क में खुद दो पैरेलल सिस्टम्स की अल्ताफ हुसैन नारे लगाए आर्मी चीफ ऑपरेशन करो, वो ठीक है। ये जब ये इन लोगों के कहने से या इनके दिए हुए निवाले जो है वो हम नहीं खाएंगे, ठीक है? हम अपने हिसाब से चलेंगे, ना इनकी कोई डिक्टेशन लेंगे। इसीलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि आप नारा दोहराएं, मैंने नहीं कहा आप दोहराएं, क्योंकि आप किसी के कहने पे जब ये मैंने उस नारे पे आपको कमेंट मांगा, वो कमेंट भी नहीं कर रहा। इनका अपना उनकी मजम्मत करने के नारा क्यों लगाया? मसला है इनका अपना,
बिल्कुल गलत नारे लगाए हैं और फिर इस तरह इन्होंने भी लगाए और फिर उसके बाद जो बानिया तहरीक ने लगाए थे उन्होंने भी बिल्कुल गलत लगाए और हमने स्टेप लिया ना उसका। अब आप क्या चाहते हैं? आप तो पहले -1 करे जा रहे थे कि -1 होना चाहिए, लेकिन वसीम ये जो अभी अमल हो रहा है उसके बाद अब हो गया। अब जो अमल हो रहा है ये -MQM के लिए हो रहा है, ये -1 तक नहीं रुकनी है कहानी। ये तो मैं अब क्लियर करना चाह रहा हूं ना आपको कि अभी तक जो चला है ये -MQM की तरफ लेके जाने की सोच है। कंक्लूड, ठीक है, पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगारी साहब कंक्लूड कर दें, नो क्वेश्चन, टाइम नहीं सवाल मेरा। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर MQM आइन के दायरे में, पाकिस्तान की हुदूद में, पाकिस्तान की आइन को तस्लीम करते हुए, इसके तमाम आर्टिकल्स को तस्लीम करते हुए वो अपना सियासी काम करना चाहती है और अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग करना चाहती है जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सालमियत के ख़िलाफ़, उसके वजूद के ख़िलाफ़ बातें की हैं, अगर उनसे अपने आप को कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं तो सियासी भारत एक बड़ा कराची का बहुत बड़ा सियासी स्टेक है और सियासी